नमस्कार, आज की वीडियो में हम आपके कन्फ्यूजिंग वर्ब के टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ही हैज़ डैश द हाईएस्ट प्राइज़। अब यहाँ पे हमें बताना है कि इस फिलर्स के अंदर क्या पुट किया जाएगा, विड या वाइडन, ऑप्शन सी वेट या वाइडिंग। अब देखिए हमने ये जो आपका कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक है, वर्ब वाला, ये हमने ऑलरेडी आपका एक्सप्लेन कर दिया है, हमने टॉपिक को अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें देख सकते हैं। इसमें अब देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, हमारे पास 2 वर्ब आई थी, एक थी विड और दूसरी भी थी विड। एक विड का मतलब था वेट, दूसरी का मतलब था वाइडन, विड वेड, विडन और एक का मतलब था विड विड। इसका मतलब जो बिड बिड वाली थी जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेम सेम थी जिसका मतलब था नीलामी में बोली लगाना। किंतु जब आपकी बिड की सेकंड फॉर्म डिफरेंट थी, थर्ड फॉर्म भी डिफरेंट थी जिसका मतलब था आपका बिड बिड का, बिड वेड बाइडेन का कि अभिवादन करना किसी का या किसी को आदेश देना। तो यहाँ पे जो सेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है? हमें यहाँ पे सेंस पकड़ना पड़ेगा। देखिए ही हैज़ डैश द हाईएस्ट प्राइज़। देखिए हाईएस्ट प्राइज़ के लिए ना तो यहाँ पे किसी प्राइस का अभिवादन किया जाएगा, ना ही यहाँ पर आपका किसी को आदेश देने का सेंस बन रहा है हाईएस्ट प्राइस के ऊपर। यहाँ पे जो बन रहा है वो है आपका वेट का यानी कि आपका नीलामी में बोली लगाने का कि उसने उसके खिलाफ क्या की है, हाईएस्ट प्राइस की बोली लगाई है। तो यहाँ पे जो पुट होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर है विद। सेकंड क्वेश्चन है ही हैज़ डैश गुड बाय टू ऑल। अब यहाँ पर भी ऑप्शन सारे के सारे विड है, वाइडन है, वेड है, वाइडिंग है। अब पहली बात कि हैज़ के बाद तो मुझे पता है वी3 लगेगी। या तो ये विड 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 थर्ड फॉर्म हो सकती है या तो बाइडन हो सकता है। वेड तो नहीं होगा, ना ही वाइडिंग होगी। 2 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए। तो आपने ट्राई करना है मेथड को कि आप ऑप्शन को किस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बच के निकलते हैं, वो है एक आपका वेड और एक है आपका वाइडन। ये दोनों वी की 3 फॉर्म भी हैं। विड आल्सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आपकी थर्ड फॉर्म भी है, बट वाइडन आपकी वी की 3 फॉर्म है। अब यहाँ पे मीनिंग देखते हैं कि गुड बाय टू ऑल। एक बिट का मतलब होता है यानी कि आदेश देना, अभिवादन करना किसी चीज़ का और एक बिट का होता है नीलामी में बोली लगाना। तो यहाँ पे क्या किस चीज़ का नीलामी में बोली लगाई जा रही है? नहीं, गुड बाय किया जा रहा है यानी कि किसी को अलविदा किया जा रहा है यानी कि उसका अभिवादन किया जा रहा है जाते समय के लिए। तो अभिवादन करने के लिए हम कौन-सा यूज़ करते हैं आपका ये वाला अभिवादन करना किसी चीज़ को या आदेश देना तो हम विड यूज़ करते हैं जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वेड एंड वाइडन। तो यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो है आपका बी वाइडन। थर्ड है ही डैश मी गो आउट इमीडिएटली। आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए तो ये क्या है? आदेश है, ना कि किसी प्रकार का अ, बोली लगाना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे विड भी आ सकता है, वी की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए अगर वी की फर्स्ट फॉर्म आती तो ये प्रेज़ेंट इंडेफिनिट बन जाता। अगर ही क्या है अब यहाँ पे मेरा, ही मेरा सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट कैसा है मेरा सिंगुलर। अगर मेरे पास वर्ब आती तो उसके साथ एस या ईएस जुड़ता, किंतु वो इन सभी के साथ कहीं पर भी नहीं जुड़ा है। तो यानी कि वी की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है? तो यानी कि आपकी ये वाली नहीं आई। अब मेरे पास बचती है वी2 एंड वी3। अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे वी3 आए, ये तो आई नहीं ऑप्शन में। अब बचे आपके पास ऑप्शन बी वाला ही वाइडन। वाइडन होती है वी3 तो मैंने पीछे बोला आपको, जब हमने 10th में पढ़े थे हाउ टू डिसाइड कि ये वी की 3 फॉर्म होगी यहाँ पे। तो उसके लिए हमें पीछे क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। किंतु यहाँ पे कोई भी आपका हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, ये नहीं बनेगा वाइडन। तो यहाँ पे आएगी वी की सेकंड फॉर्म। यानी कि सब्जेक्ट आता है वी की 2 एंड आपका ऑब्जेक्ट यानी कि वी की 2 फॉर्म के लिए मुझे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम वी2 लिखते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में। वाइडिंग यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगी है यानी कि कंटीन्यूअस की तरफ हमें इशारा कर रहा है। तो पीछे भी क्या आना चाहिए था, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, चाहे वो इज़ लगता, चाहे एम लगता, चाहे आर लगता या फिर आपका वाज़ या वर समथिंग कुछ लगा होता, देन हम आपका थिंक करते एक बार कि आपका यहाँ पे वाइडिंग आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अब इसे देखिए ज़रा, ही हैज़ डैश द पिक्चर। अब ये पिक्चर को क्या किया गया होगा? उसने पिक्चर को क्या किया होगा? उसने उसको टाँगा होगा या उसे फांसी दी गई होगी। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है एक हैंग होती है, एक और हैंग होती है। एक हैंग होती है आपकी हैंग्ड और एक होती है हैंग्ड एंड आपकी एक होती है हंग, थर्ड फॉर्म भी होती है आपकी हंग। हैंग, हंग
हंग, ये होती हैं आपकी। तो यानी कि ये आपकी B2, ये आपकी B3, ये आपकी B2, ये B3 दोनों सेम-सेम है। यहाँ पे भी सेम-सेम है। अब इसका मतलब होता है हैंग्ड, हैंग्ड का मतलब फांसी पे चढ़ाना। दूसरी वाली का मतलब हमने पढ़ा था आपका हैंग, हंग, हंग क्या होता है आपका टाँगना या फिर लटकाना। तो यहाँ पे पिक्चर को टाँगा जा रहा है, ना कि लटकाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो आएगा हैज़ के बाद क्या आएगा, हंग आएगा, बी की 3 फॉर्म आएगी। तो हंग्स नहीं आएगा, हैंगिंग ये 2 ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गए थे। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे, एक हंग बचा था और एक हैंग्ड। हैंग्ड का मतलब होता है फांसी चढ़ाना, किंतु फांसी नहीं चढ़ाई जा रही है, यहाँ पे उसे टाँगा जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 दे डैश सदम हसन अ, आफ्टर अ ब्रीफ ट्रायल के बाद हसन को क्या दिया गया? अच्छा ये जो चीज़ें रहती हैं दे डैश सद्दाम हसन आफ्टर अ ब्रीफ ट्रायल यानी कि एक कोर्ट का एक डिसीजन है। ब्रीफ ट्रायल के बाद उसे क्या किया जाएगा? टाँग दिया जाएगा ल यानी कि लटका दिया जाएगा यानी कि फांसी पे। तो यानी कि अगर यहाँ पे फांसी का सेंस बनता है तो आपका आएगा सॉरी हैंग्ड वी की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे। वी की सेकंड फॉर्म। ना तो यहाँ पे टाँगने का सेंस आएगा यानी कि किसी इंसान को टाँगने का तो सेंस बनेगा नहीं। किसी इंसान को टाँगने का सेंस नहीं बनता है। एक ब्रीफ ट्रायल के बाद ये एज़ अ कोर्ट डिसीज़न के लिए हम ब्रीफ ट्रायल बोलते हैं, यानी कि एक लंबी प्रोसेस के बाद ब्रीफ ट्रायल के बाद सदर हसन को क्या दिया गया है, एज़ अ फांसी की सज़ा सुनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ही डैश अबाउट हिज़ पास्ट। अब यहाँ पर भी हमारे पास 3 वर्ब्स आती हैं, एक लाई है, जिसकी एक फॉर्म होती है लाई ले लेन, एक और होती है लाइ और इसकी होती है लाइट, लाइड और एक होती है ले, जिसकी होती है लेट एंड आपकी लेट। ये 3 फॉर्म होती हैं। लाई का मतलब होता है लाई लेन का मतलब होता है लेटना यानी कि रेस्ट करना, फॉर अ रेस्ट के लिए लेटना। किंतु लाई, लाइट, लाइट होता है यानी कि टेल अ लाई हम बोलते हैं ना झूठ बोला बोला जा रहा है, वो मुँह से झूठ बोल रहा है। तो यानी कि झूठ बोलने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। ये जो होता है लेड यानी कि हॉरिज़ॉन्टल लाइन पे कुछ ले आना। हॉरिज़ॉन्टल लाइन पे ले आने का मतलब यानी कि न्यूशावर करना किसी चीज़ के लिए, तो वो इसका मीनिंग होता है। तो ये मैंने थोड़ा-सा आपको आइडिया दे दिया, अब आपने यही पुट वाली करनी है, आपने यहाँ पे ट्राई करना है मेरे साथ-साथ। तो देखिए ही डैश अबाउट हिज़ पास्ट का मतलब क्या हुआ? वो अपने पास्ट के बारे में लगभग क्या बोल बोल रहा होगा? लेट रहा होगा या न्योछावर कर रहा होगा, सेंस नहीं बना यानी कि झूठ बोल रहा होगा। अपने जैसे हम बोलते हैं ना अपने पास्ट के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, पास्ट में झूठ बोले थे। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका या तो बी1 या तो बी2 अगर बी1 आएगी तो उसके साथ क्या लगने वाला है मेरा एस है, ईएस लगने वाला। तो किसी भी वर्ब के साथ यहाँ पे एस ईएस तो लगा नहीं है, तो लाई खत्म हो गई। लाई खत्म हो गई। लाई की सेकंड फॉर्म ये नहीं होती है झूठ बोलने के लिए। लाई की होती है लाइड लाई तो लेड भी नहीं आया यहाँ पे। जो ऑप्शन बन रहा है वो है मेरे पास लाइड बी की सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि पीछे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बी की 3 फॉर्म मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह डैश हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। अब भगत सिंह ने अपनी लाइफ क्या कर दी है इस कंट्री के लिए न्योछावर कर दिया ना सेंस ऑटोमेटिकली देखो आया। ऑटोमेटिकली आया ना कि उसने क्या किया होगा निछावर की होगी। तो निछावर करने के लिए तो मैंने अभी बोला आपको कि ये वाली फ़ॉर्म लगाई जाएगी। अब ये देखिए भगत सिंह प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट में भी हो सकता था बट यहाँ पे एस या एस तो लगा नहीं कहीं पर भी। यानी कि बी की फर्स्ट फ़ॉर्म जहाँ पे भी दे रखी होगी वो ख़त्म आपकी। अब मेरे पास सेकंड फ़ॉर्म बचती है। अब देखिए कोई क्या हेल्पिंग वर्ब लगी है कि मैं बी की 3 फ़ॉर्म मान लूँ? नहीं, तो यहाँ पे आपकी कोई भी नहीं है, आपकी वर्ब की सेकंड फ़ॉर्म लगाई जाएगी लेट। थर्ड भी यही है बट हाउ टू डिसाइड कि ये वर्ब की सेकंड है? तो ये हेल्पिंग वर्ब डिसाइड द कि ये आपकी सेकंड है या फिर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश योर बुक असाइड एंड डैश डाउन टू रेस्ट। अब देखिए यहाँ पे है कि साइड में क्या रख दो आप बुक रख दो और फिर उसके बाद क्या करनी है आपने रेस्ट करनी है डाउन टू रेस्ट। तो डाउन टू रेस्ट मतलब क्या? लेट कर आपने क्या करनी है रेस्ट करनी है। तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि लेटने का सेंस बन रहा है। यहाँ पे लेटने का आया। बट यहाँ पे क्या आया आपको साइड में रखने का आ रहा है, कि बुक्स को कहाँ रखोगे आप साइड में। क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में झूठ बोलने का कोई सेंस आ रहा है? क्या यहाँ पे झूठ बोलने का कोई सेंस आया? तो नहीं आया। तो यानी कि जिस भी ऑप्शन के अंदर सबसे स्टार्टिंग में अगर झूठ बोलने वाली कोई वर्ब दे रखी है, तो वो तो गलत होगी। यानी कि यहाँ पे मुझे न्योछावर करने वाला चाहिए यानी कि कुछ हॉरिज़ॉन्टल लाइन पे ले आना। या तो मुझे ले चाहिए या तो मुझे लेट चाहिए। ले चाहिए या तो ले चाहिए या तो मुझे लेट चाहिए। तो लेट आया है यहाँ पे हो सकता है ना बी की 2 फॉर्म आई हो यहाँ पे सीधी डायरेक्ट। या तो ले चाहिए या तो लेट चाहिए।
या तो ले चाहिए या तो लेट चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन निकले बी एंड सी। अगले वाले ऑप्शन में मुझे क्या चाहिए लेटने के लिए या तो लाई या तो ले। या तो लाई, ये है आपकी लाई, ये तीनों फॉर्म में मिल सकती हैं। लाई, ले, लेन। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे भरना ट्राई करते हैं 2 ऑप्शन जो मिले हमें। अगर मैं यहाँ पे बी2 भरता हूँ, ये भी बी2 है और ये आपकी बी की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? ले योर बुक्स असाइड एंड अगर मैं भरूँगा आपका ले, अगर भरता हूँ मैं बी की सेकंड फॉर्म, तो आगे क्या मेरी लाई आ सकती है, झूठ बोलने वाली या फिर आपकी लाई रेस्ट करने के लिए? अगर क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है बी2 के बाद हम कभी भी बी1 नहीं लिखते हैं, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो भी गलत हो गया यहाँ से। अब आपके पास बचता है सी। वैसे तो इसको डायरेक्ट कर देंगे बट हम फिर भी देखेंगे कि यहाँ पे मैंने भरी ले, मैंने भर दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बुक्स थी यानी कि प्लूरल था इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी एस या एस नहीं लगाया। अगर मेरी स्टार्टिंग हो रही है बी की फर्स्ट से, आगे भी दूसरे पार्ट में बी की फर्स्ट फॉर्म लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता हूँ, ठीक है? पर ट्राई करेंगे ना इस वाले केस में तो ये खत्म हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं होगा बी2 से स्टार्ट हो रहा है तो आगे भी पास्ट में ही रखना पड़ेगा, चाहे मुझे हैड या समथिंग कुछ और वर्ड क्यों ही ना लगाना पड़े। तो ये ध्यान रखेंगे। तो लाई आपका यहाँ पे लेटने का बना, तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी। ही हैज़ डैश द हाउस डैश द हाउस। अब उन्होंने अपना हाउस क्या किया गया होगा, रेंट पे दिया होगा ना। अब देखिए यहाँ पे एक होती है रेंट, की सेकंड फॉर्म होती है रेंटेड रेंटेड। तो यहाँ पे रेंट देने के बारे में बात की जा रही है तो ये वाला आ जाएगा आपका। अब देखिए एक और भी है आपका, हिज क्राइसिस डैश द साइलेंस ऑफ द नाइट। जब चीज़ को तोड़ा जाता है, क्राइसिस को तोड़ा जाए तो हम यूज़ करते हैं रेंट। एक होती है रेंट, इसकी होती है सेकंड फॉर्म रेंट, थर्ड फॉर्म होती है रेंट। ये 3 फॉर्म हुई, तो यानी कि रेंट्स तो आएगा नहीं, प्लूरल है हिज क्राइज़ यानी कि रेंट आएगा यहाँ पे। थर्ड वाला है ही डैश डाउन एंड स्प्रेन्ड हिज एंकल। वो अपने घुटनों के बल एंकल से यानी कि घुटनों के बल पे वो क्या हो गया, गिर गया। उसे गिराया थोड़ा ना किसी ने, गिरा है ना? तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे फेल्स यूज़ करेंगे, ही फेल्स डाउन। ही क्या है आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या पुट करेंगे हम आपका और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग 1 मिनट। ओहो! 1 मिनट। चलिए जी, यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ पे हमने पुट किया था फेल्स, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका स्मॉल स्ट्रोक्स डैश ग्रे टॉक्स। अब जो स्ट्रोक्स होते हैं यानी कि जैसे ये ऑटोमैटिक होने वाली घटना है। जब कोई चीज़ ऑटोमैटिकली होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं आपका फेल। स्मॉल स्टॉक्स डैश ग्रे टॉक्स। जैसे अ, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई पेड़ रहता है, पेड़ के ऊपर जो अ, फल वगैरह रहते हैं, अगर वो गिरते हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं फल, यानी कि वो ऑटोमैटिकली चीज़ें होने वाली होती हैं। वैसे ही एक कहावत भी है, स्मॉल स्टॉक्स फेल ग्रे टॉक्स। जब भी फ्रेज़ेज़ आती हैं, तो वो भी ध्यान में रखेंगे, बट एक सेंस भी ध्यान में रखेंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलो जी, अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं, तो इस वाले पार्ट को करते हैं हम आपके। इसके अलावा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आई हैव डैश दिस मूवी। अब देखिए यहाँ पे सीन भी है, शॉट भी है एंड आपका ग्राउंड एंड ग्राउंडेड भी है। तो देखिए ग्राउंडेड एंड ग्राउंडेड तो आएगा नहीं, यहाँ पे मूवी को देखने का सेंस बनेगा, पीसने या फिर आपका ये वाला तो नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सीन। आई हैव सीन दिस मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। ही डैश द वुड। अब देखिए वुडन को क्या किया जाएगा? उसे देखा जाएगा या काटा जाएगा? इसका जो राइट आंसर बनेगा आपको, तो वो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगर आपको बच्चों इतनी बातें क्लियर हुई होंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।
क्लियर है इतनी चीज़ें? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, ही डैश स्पाइसेस एंड सॉल्ट देम। अब बच्चों यहाँ पे बोला गया है ही डैश द स्पाइसेस एंड सॉल्ट देम। अब देखिए स्पाइसेस को सोल्ड किया गया स्पीसीज़ को, उसे क्यों बेचा गया होगा? तो वो किया गया है उसे ग्राइंड करके, यानी कि ग्राइंड जो आपके पीस कर यानी कि उसे जूस बनाकर हमने किसमें कन्वर्ट किया है, जूस में एज़ अ एंड फिर हमने उसे क्या किया है, सोल्ड किया है। यानी कि पाबंदी तो नहीं लगाई जा रही है ना, एक ग्राउंड भी पड़ी थी हमने ग्राउंडेड ग्राउंडेड अगर वो वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं, तो मैं प्लेलिस्ट में आपको लिंक पिन कर दूँगा इस वीडियो के साथ, वो आपने चेकआउट कर लेनी है साथ में। इसे लगाने से पहले आपने वो वाली वीडियो चेक करनी है। तो यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो होगा आपका ग्राउंड। ग्राइंड से बनती है सेकंड फॉर्म है ग्राउंड और यहाँ पे मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो आई नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 दे हैव डैश ऑल द फ्लाइट्स ड्यू टू अ हॉक्स कॉल। अब देखिए यहाँ पे जो आएगा कि हुक्स कॉल यानी कि किसी कारणवश से हमने जो फ्लाइट्स थी, तो उन्हें हमने क्या कर दिया है, रोक दिया है। रोकने के बारे में बनेगा ना यहाँ पे सेंस, कि जो फ्लाइट्स हैं, जो उड़ रही हैं आपकी, तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। हुक्स कॉल यानी कि किसी की कॉल आने की वजह से हमने क्या लगा दी है, पाबंदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा ग्राउंडेड। ग्राउंड से बनती है ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी थी, तो मुझे बी 3 चाहिए थी। ठीक है, क्लियर है 3 चीज़ें? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन हैज़ ऑलरेडी क्या आएगा यहाँ पे? ये आप बताएँगे सबसे पहले। ट्राई करना, मैं पॉज़ ले रहा हूँ यहाँ पे 2 सेकंड का। तो इसका राइट आंसर क्या था? चलो जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी का ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है यानी कि अच्छा इसने किसी ने ये बताया है यहाँ पे राइज़ ना। अब देखिए राइज़ नहीं आएगा। अब आपके पास हैज़ लगा है ना, हैज़ के बाद तो आपको पता है बी की फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? हैज़ के बाद बी 3 क्योंकि आपने ऑलरेडी टेंसेस पढ़े हैं, टेंसेस की में पता होता है हेल्पिंग वर्ब है आपकी हैज़ और इसके बाद अगर मुझे वर्ब चाहिए तो वो बी 3 लगती है, कंप्लीटेड एक्शन। ऑलरेडी आपकी कीवर्ड भी में भी पढ़ा आपने कि ऑलरेडी कीवर्ड है जो आपको इंडिकेट करता है कि परफेक्ट टेंसेस में बनेगा, प्रेज़ेंट के परफेक्ट टेंसेस में। तो यानी कि यहाँ पे जो बनेगा हैज़, राइज़, रोज़, राइज़न। आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है आपका ए इसका। आई डैश अप लेट टुडे। उठता हूँ ना, ऑटोमैटिकली चीज़ें आ रही हैं उठने के लिए। अगर देखिए यहाँ पे आई के बाद जब भी यहाँ वाला सेंस आएगा ना, तो हमेशा आपने पुट करना है, लेट उठता हूँ, ये मेरी हैबिट है। हैबिट को बताने के लिए आप पास्ट का यूज़ करते हैं। मेरी पास्ट की जो हैबिट होती है ना, कि मैं हर रोज़ लेट उठता हूँ। क्या मैं आने वाले टाइम में लेट थोड़ी ना उठूँगा? यानी कि मेरी हैबिट हुई ना, मैं कहीं न कहीं पिछले वाले जो टाइम में रहा था, टुडे भले ही आप पर आपका टुडे वर्ड यूज़ हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू सेंस अगर हम चेक करेंगे ना कि मेरा जो पास्ट की हैबिट रहती है ना, उसको चाहे मैं प्रेज़ेंट में भी शो कर रहा हूँगा, देन तब भी हम अप्लाई करते हैं बी की सेकंड फॉर्म, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। ये मेरी आज की हैबिट नहीं है, मेरी भूतकाल की हैबिट को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे बी की सेकंड फॉर्म, आई रोज़ अप लेट टुडे, इस तरीके से बनेगा। 19 क्वेश्चन है आपका, मे यू डैश इन योर लाइफ, मे यू राइज़ इन योर लाइफ। अब देखिए मे का हमने एज़ अ शायद मॉडल मैं पढ़ा था आपके, जब मैंने आपको मॉडल पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि मे का यूज़ होता है ब्लेसिंग के लिए और ये ब्लेसिंग के लिए होता है। और जैसे अगर मैं बोलूँगा कि भगवान करे आपकी लाइफ हमेशा ये बढ़ते रहे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाते रहे, ग्रो करते रहें, आप बढ़ते रहे, तो सेंस किसका आ रहा है? बढ़ने का आ रहा है ना, उठने का, उगने का, बढ़ने का। ये वाला सेंस आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे तो ये रेस नहीं होगी, रेस्ड भी नहीं होगी, होगा तो इन तीनों ऑप्शंस में से एक होगा। अब मैंने दूसरा ऑप्शन चेक किया कि क्या यहाँ पे कोई वर्ड आया है? तो यहाँ पे आया है मॉडल और मैंने मॉडल में बताया आपको कि हमेशा ही आपकी वी की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है यहाँ पे। मॉडल में ध्यान रखिएगा हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ना तो आपका रोज़ पुट होगा, ना ही राइज़न पुट होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपका सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 19 का। जितने भी मॉडल रहते हैं, मॉडल जितने भी होंगे, एक रूल याद रखेंगे इंग्लिश के अंदर कि मॉडल के बाद आपने क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है।
क्लियर हैं इतनी चीज़ें? चलो 20 क्वेश्चन देखेंगे। डैश योर हैंड इफ यू एग्री टू माय प्रपोज़ल। जो मेरे प्रपोज़ल से एग्री होंगे वो अपना हैंड क्या करेंगे, इरेज़ करेंगे यानी कि क्या करेंगे, उठेंगे या उठाएँगे? उठाएँगे ना, उठाने का सेंस आ रहा है। यानी कि राइज़ नहीं आया, रोज़ भी नहीं आएगा, राइज़ नहीं आएगा तो क्या आएगा? रेज़ योर हैंड। हम बोलते हैं रेज़ योर हैंड इफ यू एग्री टू माय प्रपोज़ल, तो आप बोलेंगे रेज़। सर रेज़ आता है उठाने के लिए। दे डैश द डिलैपिडेटेड बिल्डिंग। डिलैपिडेटेड आपकी बिल्डिंग अगर पुरानी, इसका मतलब होता है डिलैपिडेटेड का मतलब पुरानी बिल्डिंग। पुरानी बिल्डिंग को आप क्या करेंगे, रेज़्ड यानी कि ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो नष्ट करने के लिए आती है आपकी ये वाली फॉर्म रेज़। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ईडी से रेज़्ड। थर्ड फॉर्म भी होगी रेज़्ड, जिसका मतलब होता है ध्वस्त कर देना, आपका नष्ट कर देना। ये आंसर होता है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या लगा आपका ई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। दे डैश हिम अलाइव। दे डैश हिम अलाइव, इसका राइट आंसर आपने बताना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था एक होती है फाइंड, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, थर्ड फॉर्म भी यही वाली होती है आपकी फाउंड। एक मैंने बताई थी फाउंड होती है, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड एंड थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड। इसका मतलब होता है स्थापित करना, एस्टैब्लिश कर देना। बट यहाँ पे आ रहा है किसी चीज़ को पाने के लिए कि मैंने उसे ज़िंदा पाया है या फिर इस तरीके का सेंस बन रहा है, तो आप यूज़ करेंगे दे फाउंड, ठीक है? सेकंड है आपका 23, दे डैश द यूनिवर्सिटी इन 1950। अब 1915 को क्या किया गया होगा? स्थापित की गई होगी तो हम यूज़ करेंगे फाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, मच वाटर हैज़ डैश अंडर द ब्रिज। कितना वाटर है वाटर के ब्रिज के अंदर? तो हम क्या यूज़ करेंगे? क्लाउड। तो यहाँ पे जो यूज़ किएंगे क्लाउड यानी कि बहने के लिए। ब्रिज के नीचे से पानी क्या होता है? बहता है फ्लो। फ्लो फ्लो का हमने पढ़ा था क्लाउड क्लाउड। 25th है, ही डैश इंटू अ रेज व्हेन ही अब्यूज्ड हिम। रेज़ होता है बदला, ये होता है किसी से बदला लेना। इसके लिए जो राइट जो पुट हो रहा है वो है फ्लू, ठीक है? ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका 26, डैश टू योर लेन। डैश टू योर लेन, इसके लिए जो राइट आंसर आता है ये एक फ्रेज़ की तरीके से यूज़ होता है, तो स्टिक टू योर लेन होता है। क्या आएगा यहाँ पे? स्टिक। 27 है, डैश द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, तो रिंग तो आएगा नहीं, वैसे भी नहीं, रिंग रंग तो आएगा भी नहीं, ये 2 ऑप्शन तो खत्म। स्टिक एंड स्ट्राइक, तो यहाँ पे स्टिक नहीं आएगा, अब आएगा स्ट्राइक। जब आयरन आपका गर्म होता है तब हम उसको क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं आयरन के ऊपर। डैश द बेल, अब क्या आएगा? रिंग द बेल। तो ये लॉजिकली हैं, पुट हो जाएँगे आपसे, ईज़ी हैं। ही हैज़ डैश द क्लॉथेस, तो रंग, WRUNG रंग आएगा। चलो जी, ये मैंने आपको मेन कन्फ्यूज़िंग वर्ड करवाए। मेन कन्फ्यूज़िंग जो आपके वोकैब या फिर हम बोलेंगे आपका वर्ब थी आपकी, जो हमने कंप्लीट की। एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है एज़ अ फिलर्स, एज़ अ एरर के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। जो भी अगर आपको लगता है इस कंटेंट में कमी आ रही है या फिर आपको इस लेवल की वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस लेवल की वीडियो चाहिए या किस तरह का कंटेंट चाहिए। अगर हाँ, वीडियो के साथ-साथ अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगी तो वो आपको साथ-साथ में डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएँगी। डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको भी वॉच आउट करके डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के पीडीएफ को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।